हेलो स्टूडेंट्स। सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए मैंने जो प्रीवियस लेक्चर डाला था वो मेरा लैग्रांज मेथड पर था, जिसमें मैंने आपको बताया कि लैग्रांज मेथड के अंदर आप दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या तो आप ग्रुपिंग करके करते हैं या मल्टीप्लायर से करते हैं। तो ये लैग्रांज मेथड आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। और यहाँ पर उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो हमने प्रीवियस लेक्चर लिया था, वहां हमने एक लेग्रांज इक्वेशन पढ़ी थी, कैपिटल P इंटू स्मॉल p। स्टैंडर्ड फॉर्म था कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल्स टू R, जहां पर ये P Q R ये आपके फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड हैं, और स्मॉल p आपको रिप्रेजेंट करता है डेल z ओवर डेल x, मीनिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड जो आपके पास q है ये आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लेग्रांज है तो सॉल्यूशन के दो तरीके थे, ग्रुपिंग और मल्टीप्लायर। तो लास्ट लेक्चर हम ग्रुपिंग ले चुके हैं, जो बहुत सिंपल सा वर्क है। आज हम ले रहे हैं मल्टीप्लायर, या दोनों मेथड भी यूज करेंगे। तो अब हम लेते हैं मल्टीप्लायर कि हम काम कैसे करें। तो ये जो आपके पास लेग्रांज का स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपका फर्स्ट स्टेप होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्म करना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, dx ओवर कैपिटल P, मीनिंग स्मॉल p के साथ जो भी कोफिशिएंट रखा है, एंड दिस इज इक्वल्स टू dy ओवर कैपिटल Q, मीनिंग स्मॉल q के साथ जो कोफिशिएंट है dz ओवर कैपिटल R। अगर किसी क्वेश्चन में ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, अगर ग्रुपिंग पॉसिबल है देन इजी, इसका मीनिंग आपको इजी क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया। और अगर ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है तो मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर पे काम कैसे करते हैं, मान लीजिए हमने लेट किया कि हमने कुछ मल्टीप्लायर सेलेक्ट किए, कैसे लेने हैं वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। मान लीजिए मैंने एक मल्टीप्लायर सेलेक्ट कर लिया P1, Q1 एंड R1। अब ये मल्टीप्लायर आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि आपके पास जो भी आपका ईच फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन 1, फ्रैक्शन 2, फ्रैक्शन 3, तो आप हर फ्रैक्शन को ऐसे लिख लें ईच फ्रैक्शन। तो ईच फ्रैक्शन बार बार लिखने से अच्छा, मतलब हर फ्रैक्शन दिस इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर फर्स्ट मल्टीप्लायर मैंने अगर P1 लिया, तो इसका कहने का मतलब है कि आप dx के अंदर P1 से मल्टीप्लाई की, ये प्लस सेकेंड मल्टीप्लायर आपने Q1 लिया, तो ये आपके पास बन गया Q1 dy, प्लस थर्ड मल्टीप्लायर आपने R1 लिया, सो R1 dz। ये मल्टीप्लायर आपकी चॉइस होगी कि आप मल्टीप्लायर क्या लेते हैं और किस तरह से लेने हैं। ये देखिए, अगर आप फर्स्ट मल्टीप्लायर P1 ले रहे हैं तो dx के अपॉन जो P लिखा है, इसका मतलब P में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं P1 से, फिर आपने प्लस साइन लिया है, फिर आपने सेकेंड मल्टीप्लायर Q1 लिया है, तो आप Q में मल्टीप्लाई कर रहे हो Q1 से, प्लस फिर आपने थर्ड मल्टीप्लायर R1 लिया है, मतलब dz के लिए, तो आप R में मल्टीप्लाई कर रहे हो R1 से। अब ये मल्टीप्लायर आप इस तरह से सेलेक्ट करें कि ये जो आपकी टर्म है P1 Q1 R1, ये टर्म जीरो बन जाए। मतलब इस तरह से सिलेक्शन लें मल्टीप्लायर का कि P1 Q1 प्लस R1 ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाए, जीरो में। तो हम ट्राई करते हैं कि हर क्वेश्चन में ऐसे मल्टीप्लायर सेलेक्ट कर ले कि ये टर्म डिनोमिनेटर हमारा जीरो बन जाए। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि आप लिख पाएंगे ईच फ्रैक्शन दिस इज इक्वल्स टू P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz डिवाइडेड बाय हर फ्रैक्शन जीरो। अब इसका ये बेनिफिट हुआ कि जब आप जीरो से मल्टीप्लाई या हर फ्रैक्शन के साथ लेके जाओगे, तो आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। और आप इस इक्वेशन को इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे, और इंटीग्रेट करके आप अपना एक सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इस तरह से एक सॉल्यूशन यहाँ पर इस तरह से पॉसिबल होगा। एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। अब हर क्वेश्चन में आपको दो सॉल्यूशन निकालने हैं, तो जब दूसरा सॉल्यूशन निकालना है तो कुछ और मल्टीप्लायर सेलेक्ट कर ले, और मल्टीप्लायर इसी तरह से सेलेक्ट करें कि आपका जो डिवीजन वाला टर्म है, जो आपका डिनोमिनेटर है, वो जीरो में कन्वर्ट हो जाए। अब आता है कि कभी कभी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी भी होगी कि आपको जीरो बनाना पॉसिबल ना लगे, तब हम उस केस में क्या करें, उस केस में फिर से कोशिश करेंगे कि फिर से हम कुछ मल्टीप्लायर इस तरह से बनाएं। अगर जीरो बन गया तो वेल एंड गुड, मान लीजिए जीरो नहीं बना, तब हम क्या करें,
अब मान रखा है कि हमने जो मल्टीप्लायर लिए वो P1 Q1 एंड R1 लिए, लेकिन हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए कि अब जीरो बनाना पॉसिबल नहीं है। तब हम क्या कर रहे हैं, तब हम फिर से लिख रहे हैं ईच फ्रैक्शन दिस इज इक्वल्स टू, और मल्टीप्लायर बहुत ध्यान से सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ता है। या तो हम जीरो बना के देख लेते हैं या फिर हम ये सेकंड मेथड ऑप्ट करते हैं, जो भी आपको बता रही हूँ। तो ये अगर आपने मल्टीप्लायर इस तरह से ले लिया P1 प्लस Q1 प्लस R1, अब मान लीजिए ये जीरो नहीं बना, ये वाली टर्म जीरो नहीं बनी, किसी भी तरीके से मल्टीप्लायर आपको नहीं मिले, तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है ये आप कुछ इस तरह से बनाएं कि ये जो आपके पास न्यूमरेटर रखा है, न्यूमरेटर की जो टर्म रखी है P1 dx प्लस Q1 सॉरी ये dy है, Q1 dy प्लस R1 dz, ये जो टर्म रखी है न्यूमरेटर वो कंप्लीटली मतलब ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन जाए। दिस इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये जो डिनोमिनेटर में टर्म रखी है P1 प्लस Q1 प्लस R1 का ये जो भी डेरिवेटिव हो यहाँ ऊपर रखा हो, कुछ इस तरह की हम सेटिंग करते हैं, कुछ इस तरह के मल्टीप्लायर लेते हैं। तो जब अगर आपके पास ये न्यूमरेटर कंप्लीटली एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होगा तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत सिंपल होगा, क्योंकि ऊपर तो डेरिवेटिव रखा है, नीचे की टर्म रखी है, नीचे वाली टर्म को आप लेट करेंगे t, ऊपर डेरिवेटिव रखा है, इजीली इंटीग्रेट होगा। तो कोशिश आपकी या तो जीरो बना लें या फिर आप डिनोमिनेटर ऐसा सेलेक्ट करें, मल्टीप्लायर ऐसा सेलेक्ट करें कि आपके पास जो न्यूमरेटर है वो कंप्लीटली एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए कि हम किस तरह से काम करेंगे। ये मेथड तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। हम यहाँ इसका फर्स्ट एग्जाम्पल ये लेते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास सॉल्व PDE। अब यहाँ जो PDE का आपको फॉर्मेट देखना है, तो स्मॉल p के साथ आपके पास ये लगा है कैपिटल P, Q के साथ दिस इज कैपिटल Q एंड दिस इज राइट हैंड साइड फंक्शन R। तो आपको PQR बहुत क्लियर होंगे। आप इसकी हेल्प से ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्म करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास बनती है dx अपॉन कैपिटल P एंड कैपिटल P इज mz माइनस ny and this is equals to dy over capital Q. Capital Q is nx minus lz and this is equals to dz over capital R. This is ly minus mx. यहाँ हम हर फ्रैक्शन पे नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जब भी हम लेग्रांज पे काम करते हैं पहले देखें क्या ग्रुपिंग पॉसिबल होकर हमें आंसर मिलेगा। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को ले लूं, नहीं बनता इंटीग्रेशन, नहीं होगी ग्रुपिंग। सेकंड थर्ड को देखें तब भी dz के साथ अपॉन में y और x का फंक्शन रखा है, इंटीग्रेशन पॉसिबल किसी भी तरीके से नहीं होगा, ग्रुपिंग से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम मल्टीप्लायर पे जा रहे हैं। अब मान लीजिए आपको मल्टीप्लायर के लिए हर बार कुछ ना कुछ रफ वर्क आपको करके देखना होगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो देखते क्वेश्चन को समझ में आएगा। यहाँ पर हमने मल्टीप्लायर का एक सेट लिया। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लायर का मैं कैसे सेट ले रही हूँ। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट फ्रैक्शन को देखूं dx अपॉन mz माइनस lny, यहाँ पर l मिसिंग है, तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट के अंदर हमने अगर l से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड के अंदर अगर आप देखें dy अपॉन nx माइनस lz, तो यहाँ पर m मिसिंग है, तो सेकंड में हम m से मल्टीप्लाई करके देख लें, और थर्ड में आपके पास n मिसिंग है, तो थर्ड में आप n से मल्टीप्लाई करके देख लें। तो हमने l m n का मल्टीप्लायर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या बना रहे हैं, ईच फ्रैक्शन। अब देखिए ईच फ्रैक्शन में आपको कैसे लिखना है, ईच फ्रैक्शन दिस इज इक्वल्स टू, मतलब फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड इक्वल्स टू थर्ड इक्वल्स टू, फर्स्ट मल्टीप्लायर इज l, इसका मीनिंग l dx plus second multiplier is m, so m dy and third multiplier is n, so n dz divided by। अब यहाँ देखें क्या बनेगा। फर्स्ट में आपने मल्टीप्लायर l लिया, तो आप mx माइनस ny में l से मल्टीप्लाई कर रहे हो lmz माइनस lny प्लस, फिर आप m पर आ गए, m मल्टीप्लायर है dy के लिए, तो आपने m से मल्टीप्लाई किया, सो mnx माइनस mlz प्लस, अब आपने थर्ड मल्टीप्लायर क्या लिया हुआ है n, तो dz पर है, n से मल्टीप्लाई करते हैं nly माइनस का mnx।
अब देखिए क्या ये चीजें कैंसिल होके 0 बनता है? तो देखिए mnx, nly, lny, lmz, mlz कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ हमें मल्टीप्लायर ये लेने का फायदा हो गया। सो ईच फ्रैक्शन दिस इज इक्वल्स टू ldx प्लस mdy प्लस ndz अपॉन 0। अगर ऐसा है तो आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। हर फ्रैक्शन की अगर आप मल्टीप्लाई इधर 0 ले जाए तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई ldx प्लस mdy प्लस ndz दिस इज इक्वल्स टू 0। अब तो इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल, एक सॉल्यूशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इंटीग्रेट कर लें, एल एम एन तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाद क्या आ गया lx m dy का इंटीग्रेशन y एंड dz मीनिंग nz इक्वल्स टू फर्स्ट कांस्टेंट c1। ये आपके पास आ गया इसका फर्स्ट सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन तो मल्टीप्लायर से मिल गया। अब दूसरा मल्टीप्लायर फिर से सेलेक्ट करना है इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए। सेकेंड मल्टीप्लायर क्या सेलेक्ट करें? फिर से ऐसी ही कोशिश करेंगे कि 0 बना सकें। और मल्टीप्लायर अब यहाँ में हम किस तरह से देख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन को फिर से ध्यान से देखिए, dx अपॉन mz माइनस ny। अब यहाँ मैं वेरिएबल देख रही हूँ, z भी है y भी है बट x नहीं है, तो फर्स्ट मल्टीप्लायर लेके देख लेते हैं x। सेकेंड मल्टीप्लायर में देखें dy अपॉन nx माइनस lz, तो वेरिएबल x है z है बट y नहीं है, तो सेकेंड मल्टीप्लायर y लेकर देख लेते हैं। और थर्ड मल्टीप्लायर आपके पास है, यहाँ पर z की मिसिंग है, ये लेके देखते हैं क्या बना पाते हैं 0। तो देखिए ईच फ्रैक्शन दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट मल्टीप्लायर x, तो आपने लिखा x dx, सेकेंड मल्टीप्लायर y सो y dy एंड थर्ड मल्टीप्लायर z dz अपॉन। अब फर्स्ट मल्टीप्लायर x है तो करिए mz माइनस ny को x से मल्टीप्लाई, सो m x z माइनस n x y। सेकेंड मल्टीप्लायर y लिया है तो सेकेंड फ्रैक्शन पर आते हैं, इस बार y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास बनता है n x y माइनस l z y। थर्ड मल्टीप्लायर आपने z लिया है तो थर्ड फ्रैक्शन पर आ जाते हैं, इस बार z से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ आ गया आपके पास l y z माइनस m x z। अब देखिए क्या टर्म्स कैंसिल होती हैं, तो m x z कैंसिल, n x y कैंसिल, l z y कैंसिल। मीनिंग मल्टीप्लायर लेने का बेनिफिट हुआ क्योंकि हम यहाँ पर 0 बना पाए। तो हम क्या लिख पा रहे हैं इस बार, ईच फ्रैक्शन दिस इज इक्वल्स टू x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन 0। अगर ये 0 ले लिया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग बन गया x dx प्लस y dy प्लस z dz दिस इज इक्वल्स टू 0। इसका इंटीग्रेशन भी सिंपल है, आप बहुत इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास सेकंड सॉल्यूशन क्या बन जाता है, सेकंड सॉल्यूशन आ जाता है x स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेट किया y स्क्वायर बाय 2 प्लस z स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट c2। 2 को भी हटा दो, चाहे तो रहने दो। तो जब आप इसमें 2 को भी हटा देंगे तो आप अपना सॉल्यूशन ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख ले अब आप अपना सॉल्यूशन, आप अपना सॉल्यूशन लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू कोई और कांस्टेंट ले लीजिए c3, ये भी लिख सकते हैं। तो आपके पास जो सेकंड सॉल्यूशन आ गया वो सेकंड सॉल्यूशन ये आ गया, सॉल्यूशन नंबर 2। अब आपको इसका जनरल सॉल्यूशन देना है, तो जनरल सॉल्यूशन आप देते कैसे हैं, जनरल सॉल्यूशन देने के लिए आप क्या ले रहे हैं 5। फर्स्ट सॉल्यूशन ये रखा lx, तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन की वैल्यू आ गई lx प्लस my प्लस nz, कॉमा सेकेंड सॉल्यूशन जो भी आपने निकाला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लायर का सिलेक्शन लेंगे। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर आपके पास जो एग्जांपल है ये अभी रिसेंटली आया था और ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया था लेग्रांज आपका। यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए यहाँ पर स्मॉल p के साथ आपको क्या दिया है, दिस इज कैपिटल P। स्मॉल q के साथ फंक्शन क्या रखा है, दिस इज कैपिटल Q और राइट हैंड साइड आपके पास रखा है R। अब आप इसकी हेल्प से फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें।
तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास क्या बन जाती है, dx अपॉन कैपिटल P मीनिंग y प्लस zx, दिस इज इक्वल्स टू dy अपॉन कैपिटल Q, Q की वैल्यू माइनस में है, सो माइनस x प्लस y z, दिस इज इक्वल्स टू dz अपॉन कैपिटल R, और कैपिटल R की वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। और फिर से आप इस पे फ्रैक्शन पे नंबरिंग कर लो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये आपने 3 फ्रैक्शन ले लिए। सबसे पहले सोचिए क्या ग्रुपिंग पॉसिबल हो पा रही है जिससे हमें आंसर मिल सके, हम इजीली इंटीग्रेट कर सके, तो नहीं। फर्स्ट सेकंड को देखें, नहीं बनता, सेकंड थर्ड देखें, फर्स्ट थर्ड देखें, नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन मल्टीप्लायर पर बेस्ड है और हमें ऐसे मल्टीप्लायर लेने हैं या तो हम जीरो बना सकें या फिर हम एग्जैक्ट डेरिवेटिव बना सकें। तो यहाँ पर जीरो बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को ध्यान से देखें, ये है y प्लस जेड एक्स और सेकंड है माइनस एक्स माइनस वाई जेड। तो अगर मैं फर्स्ट फ्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं y से तो मेरे पास एक टर्म बन जाएगी y स्क्वायर, और सेकंड फ्रैक्शन में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं x से तो मेरे पास एक टर्म बन के आ जाएगी x स्क्वायर। y स्क्वायर और x स्क्वायर की एज इट इज टर्म मुझे थर्ड फ्रैक्शन के अंदर मिलती है, मतलब यहाँ हमारा काम हो सकता है अगर हम इस तरह से मल्टीप्लायर लेके चले। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लायर का एक सिलेक्शन लेते हैं। फर्स्ट मल्टीप्लायर जो हम यहाँ ले रहे हैं वो मेरे पास है y, सेकेंड मल्टीप्लायर x और थर्ड के लिए मल्टीप्लायर हमने रखा 1। कोशिश करते हैं क्या बना पा रहे हैं। तो y(x1), तो इसीलिए कह रही हूँ हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा रफ वर्क करना होगा। अब अगर आपने फर्स्ट मल्टीप्लायर y लिया तो आपके पास बनता है ईच फ्रैक्शन, दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट मल्टीप्लायर y, तो आपने लिख लिया y dx प्लस सेकेंड मल्टीप्लायर x, सो x dy, और थर्ड मल्टीप्लायर 1 है मीनिंग dz। ये आपने मल्टीप्लायर्स लिए। अब मल्टीप्लायर लेने के बाद सेम प्रोसीजर आप यहाँ अप्लाई करें। फर्स्ट मल्टीप्लायर y है तो फर्स्ट फ्रैक्शन में y से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया y इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स वाई। सेकेंड मल्टीप्लायर आपके पास आप क्या है x, तो सेकेंड फ्रैक्शन में आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस के साथ है, बाहर माइनस लगा है, सो माइनस का x स्क्वायर एंड माइनस का x वाई जेड। थर्ड मल्टीप्लायर आपने 1 लिया है तो थर्ड फ्रैक्शन पर आ जाता है, 1 लिया है तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। अब देखिए एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। इसका मीनिंग आपके पास बन जाता है ये y dx प्लस x dy प्लस का dz अपॉन 0, मीनिंग ये मल्टीप्लायर लेने का फायदा हो गया, हम 0 बना पाए। सो ईच फ्रैक्शन कि आप 0 को उधर ले जाएं तो आपके पास एक इक्वेशन क्या बन गई, आपके पास आ गया y dx प्लस x dy प्लस dz, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देगा फर्स्ट सॉल्यूशन। अब इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करें, इंटीग्रेशन के लिए थोड़ा ध्यान से देखें। आपके पास यहाँ जो फर्स्ट टर्म रखी है वो है y dx प्लस x dy, ये आपके पास टर्म है, प्लस dz, मैंने टर्म को ब्रैकेट में लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ dx है ये फंक्शन y है, यहाँ dy है ये फंक्शन x है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अब इस क्वेश्चन को या इसको इस तरह से पढ़ो, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम ली थी। ऐसे पढ़ो y एज इट इज x का डेरिवेटिव प्लस x एज इट इज y का डेरिवेटिव, क्या अप्लाई कर रहे हो, प्रोडक्ट रूल। इसका मतलब आप प्रोडक्ट रूल किस पे लगा रहे हो, आप प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो yx पर डिफरेंशिएट करते हुए। तो इसका मीनिंग डेरिवेटिव, d का मतलब डेरिवेटिव ऑफ yx, चाहे तो अप्लाई करके देख लो, y एज इट इज x का डेरिवेटिव प्लस x एज इट इज y का डेरिवेटिव प्लस dz, दिस इज इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट, जैसे इंटीग्रेट करोगे ये डिफरेंशिएशन हट जाएगा, आपके पास ये आ गया yx प्लस dz का इंटीग्रेशन z के रेस्पेक्ट में ही dz, तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज z इक्वल्स टू कांस्टेंट c1। तो ये आपके पास आ गया इसका फर्स्ट सॉल्यूशन x y प्लस z इक्वल्स टू c1। एक सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया। अब हम आते हैं इसके दूसरे सॉल्यूशन पे कि दूसरा सॉल्यूशन हम इसका क्या लें। सेकेंड सॉल्यूशन लेने के लिए हमें फिर से थोड़ा सोचना होगा कि इस बार हम क्या ले सकते हैं। अब सेकेंड सॉल्यूशन के लिए मल्टीप्लायर सोचते हैं। अब हम आते हैं कि अगर हम फर्स्ट को
x से मल्टीप्लाई कर दे, फर्स्ट मल्टीप्लायर x ले ले, सेकंड मल्टीप्लायर y ले ले। अगर हम ऐसा करते हैं तब हमें क्या मिलेगा? अगर हम फर्स्ट में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो xy बनेगी फर्स्ट टर्म, और सेकंड में अगर मैं y से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पर भी एक xy की टर्म है जो इजीली xy से xy कैंसिल हो सकता है। तो फर्स्ट में मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ x से और सेकंड में मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ y से, तो मल्टीप्लायर xy हमने ले लिया। थर्ड के लिए मल्टीप्लायर यहाँ पर हम माइनस का z ले रहे हैं। अगर हम ऐसा ले रहे हैं तो देखिए इसमें क्या चेंजेस आते हैं। each fraction this is equals to first multiplier x, so x dx plus y dy minus थर्ड मैंने माइनस z लिया है तो माइनस का z dz। ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि x से अगर मैं फर्स्ट में मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरे पास टर्म क्या बनेगी? ये मेरे पास बनेगी xy प्लस zx स्क्वायर। सेकंड में अगर आप सेकंड फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं y से, सेकंड फ्रैक्शन में y से कर रहे हैं और माइनस बाहर रखा है, तो ये आपके पास बन गया माइनस का xy, y से मल्टीप्लाई है सो माइनस का y स्क्वायर z। अब यहाँ देखो xy से तो xy इजीली कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? zx स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर z। अब ये टर्म भी तो मुझे कैंसिल करनी है, इसीलिए थर्ड फ्रैक्शन के लिए जो हमने मल्टीप्लायर सेलेक्ट किया वो माइनस z है। तो देखिए माइनस z से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो माइनस का zx स्क्वायर माइनस माइनस प्लस मीनिंग zy स्क्वायर। अब देखिए xy से xy कैंसिल आउट हो गया, zx स्क्वायर से माइनस का zx स्क्वायर कैंसिल आउट और y स्क्वायर z से zy स्क्वायर कैंसिल आउट। तो आपके पास ये बन जाता है x dx प्लस y dy माइनस का z dz अपॉन 0। बना लिया हमने 0। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा रफ वर्क रिक्वायर्ड है, रफली थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि 0 आप कैसे बना सकते हैं। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई? 0 को अगर आप ईच फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वेशन आपके पास बन गई x dx प्लस y dy माइनस का z dz इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ तो बहुत ही सिंपल है इंटीग्रेशन करना, क्योंकि x का x के रेस्पेक्ट में, y का y के रेस्पेक्ट में, z का z के रेस्पेक्ट में। तो x का इंटीग्रेशन आ गया x स्क्वायर बाई 2, y का इंटीग्रेशन आ गया y स्क्वायर बाई 2 और z का इंटीग्रेशन आ गया z स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट c2। 2 से भी मल्टीप्लाई करके इसे सिंपली करते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर इक्वल्स टू c3। ये आपके पास इसका बन गया सेकंड सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन आपने निकाल लिए, दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन एंड दिस इज सेकंड सॉल्यूशन। अब इसकी हेल्प से आप अपना आंसर इजीली लिख सकते हैं। सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको फंक्शन लेना है फाई। फर्स्ट सॉल्यूशन की वैल्यू ये आपके पास है yx प्लस z और सेकंड सॉल्यूशन आपके पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखिए दोनों क्वेश्चन हमने कैसे किए? हमने किए 0 बना के, मल्टीप्लायर ऐसे सेलेक्ट किए कि हम 0 इजीली बना पाए। इसी तरह से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सॉल्व पीडीई y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर p माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू माइनस जेड एक्स। अब स्मॉल p के साथ ये फंक्शन आपके पास कैपिटल P माइनस एक्स वाई दिस इज कैपिटल Q और राइट हैंड साइड का फंक्शन आपके पास आ गया R। अब आप इसकी हेल्प से इसकी लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने सब फर्स्ट ऑफ ऑल बनाई dx अपॉन कैपिटल P मीनिंग y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, dy अपॉन कैपिटल Q माइनस में टर्म है सो माइनस एक्स वाई दिस इज इक्वल्स टू dz ओवर कैपिटल R, माइनस में है माइनस का zx। फ्रैक्शन पे नंबरिंग कर लो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फिर से सोचो क्या ग्रुपिंग पॉसिबल है या मल्टीप्लायर ही लगाना पड़ेगा? तो यहाँ पर देखो एक सॉल्यूशन तो आपका ग्रुपिंग से पॉसिबल है, इजीली निकल रहा है, वो है सेकेंड एंड थर्ड। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर हम दोनों तरीके यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लायर भी ले रहे हैं और ग्रुपिंग भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ग्रुपिंग करते हैं और ग्रुपिंग हम ले रहे हैं यहाँ पर सेकेंड की और थर्ड की ग्रुपिंग लेके एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आपने ले लिया dy ओवर माइनस का एक्स वाई एंड dz ओवर माइनस का zx, माइनस कैंसिल हो गया और ये आपके पास x है, x से x कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये इक्वेशन तो बहुत सिंपल बन गई,
dy ओवर y इक्वल्स टू dz ओवर z, ये बन गया आपके पास। ये आपको इजीली इंटीग्रेट कर हो जाएगा और आप इसकी हेल्प से एक अपना फर्स्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो 1/y का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में log y एंड 1 ओवर z के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन log z प्लस एनी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट भी हमने c1 में ले लिया log c1। यहां से आप log को कंबाइंड कर लो, log y माइनस log z इक्वल्स टू log c1। तो यहां से आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन आ जाता है y ओवर z इक्वल्स टू c1। ये आपने इसका फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग ग्रुपिंग फर्स्ट सॉल्यूशन। अब ग्रुपिंग से और कोई सॉल्यूशन तो नहीं निकल पा रहा है, तो अब यूज कर रहे हैं मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर के लिए फर्स्ट टर्म देखो, इसमें y स्क्वायर और z स्क्वायर की टर्म है। क्या हम y सेकेंड फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन में भी y स्क्वायर या z स्क्वायर फॉर्मेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये हमें देखना होगा। और अगर ले सकते हैं, कुछ इस तरह की टर्म्स बना सकते हैं कि हम जीरो बना पाए, तो हम इजीली इसका सेकेंड सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखिए जो dx की टर्म है, इस dx के टर्म में हमने जो मल्टीप्लायर ले लिया वो हमने ले लिया x। तो यहाँ पर मल्टीप्लायर हमने dx के लिए लिया x। x अगर मैं लूंगी तो मेरे पास बनेगा क्या, रफली चेक कर लो, दिस इज x y स्क्वायर एंड x z स्क्वायर। dy के लिए अगर हमने मल्टीप्लायर ले ले y, तो y से जैसे ही मल्टीप्लायर करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, कैंसिल हो गया, फर्स्ट और थर्ड टर्म कैंसिल हो जाएगी। dz के लिए मल्टीप्लायर अगर हम z ले लें तो हमारे पास बन जाएगा माइनस का z एक्स स्क्वायर, और सॉरी z लिया है तो z स्क्वायर x बनेगा, दिस इज z स्क्वायर x, और ये सेकेंड टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब काम हो जाएगा, जीरो इजीली बन जाएगा। तो हमने मल्टीप्लायर का सिलेक्शन लिया x y z। तो ईच फ्रैक्शन आप लिख रहे हैं इक्वल्स टू फर्स्ट का मल्टीप्लायर x, सेकेंड का मल्टीप्लायर y और थर्ड का मल्टीप्लायर z डिवाइडेड बाय फर्स्ट में मल्टीप्लाई बाय x y स्क्वायर x z स्क्वायर, सेकेंड में मल्टीप्लाई बाय y, सो माइनस का x y स्क्वायर, थर्ड में मल्टीप्लाई बाय z माइनस का x z स्क्वायर। तो x y स्क्वायर से x y स्क्वायर कैंसिल, x z स्क्वायर से x z स्क्वायर कैंसिल, मीनिंग इजीली आपको जीरो मिल गया। x dx प्लस y dy प्लस का z dz डिवाइडेड बाय जीरो, और ईच फ्रैक्शन इक्वल्स टू दिस फ्रैक्शन। तो आप इजीली एक इक्वेशन फॉर्म कर पाए, और आपके पास इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन आपके पास आ जाती है x dx प्लस y dy प्लस z dz, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, जिसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, x का x के रेस्पेक्ट में, y का y के रेस्पेक्ट में एंड z का z के रेस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन कर लिया x स्क्वायर बाई 2 प्लस y स्क्वायर बाई 2 प्लस z स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट c2, 2 भी हम यहाँ से हटाते हैं, और ये बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट c3। इजीली सेकंड सॉल्यूशन किसकी हेल्प से निकाला, मल्टीप्लायर की हेल्प से। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दोनों मेथड यूज करे, ग्रुपिंग भी किया और मल्टीप्लायर भी। अब आपको सिर्फ इसका एक सॉल्यूशन लिखना है, वो है जनरल सॉल्यूशन। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या आ जाता है, दिस इज 5। फर्स्ट सॉल्यूशन की वैल्यू ले लो y अपॉन z, और सेकेंड सॉल्यूशन आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल कंप्लीटली बेस्ड ऑन मल्टीप्लायर, थर्ड एग्जाम्पल जो भी आपको कराया बेस्ड ऑन बोथ ग्रुपिंग एंड मल्टीप्लायर। इसी तरह से एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल और लेते हैं, क्योंकि हर टाइप का आपको लैग्रांज का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर देखने में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन सोचना पड़ेगा इसके आपके सॉल्यूशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करी, और फिर से हमें देखना होगा कि देखिए क्वेश्चंस को हम ग्रुपिंग से तो नहीं कर पाएंगे, मल्टीप्लायर लेने होंगे। तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं, तो अगर मैं आपको यहाँ पर मल्टीप्लायर लेके दिखाऊं, dx में अपॉन में रखा है y z, मीनिंग x नहीं है। तो अगर हम कोशिश करें फर्स्ट मल्टीप्लायर हम x ले लें, इसी तरह dy अपॉन z प्लस x है, तो यहाँ y नहीं है, सेकेंड मल्टीप्लायर y, और थर्ड मल्टीप्लायर z ले, तो देखिए इसका क्या बेनिफिट होगा। रफ में थोड़ा सा वर्क करते हैं। फर्स्ट का मल्टीप्लायर x है, तो अगर आप इसमें x से मल्टीप्लाई करें
तो ये आपके पास आएगा एक्स वाई प्लस वाई, सॉरी वाई नहीं, दिस इज जेड एक्स, ये आपके पास आएगा, दिस इज जेड एक्स। सेकेंड का मल्टीप्लायर आपने अगर वाई लिया तो ये आएगा जेड वाई प्लस एक्स वाई। थर्ड मल्टीप्लायर अगर आपने z लिया है तो ये आपके पास बना zx प्लस zy। अब ये कैंसिल आउट तो नहीं होते, अगर मुझे एक्स वाई को कैंसिल आउट करना है तो मुझे ये दोनों माइनस करने पड़ेंगे, इसका मतलब मुझे यहाँ माइनस साइन लेना होगा। माइनस लेने के लिए सेकेंड मल्टीप्लायर अगर मैं यहाँ माइनस वाई रख दूँ तो ये कैंसिल आउट, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद अगर अब आप देखें zx को कैंसिल आउट करना है zx के साथ, तो फिर से मुझे ये चीज़ माइनस में लेनी होगी। अगर मैं थर्ड मल्टीप्लायर माइनस का z ले लूँ तो माइनस का zx और ये भी मेरे पास बनेगा माइनस का zy। तो zx से zx तो कैंसिल हुआ, लेकिन ये zy कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब मुझे इस मल्टीप्लायर को लेने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो एक्स वाई जेड के अगर हम मल्टीप्लायर में चलें तो यहाँ काम नहीं बनता। यहाँ पर अब हम क्या करें, अब हम मल्टीप्लायर कुछ फैक्टर बना रहे हैं, मतलब वो अप्रोच लेने जा रहे हैं जो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि जब जीरो बनाना पॉसिबल ना हो तो इस तरह से मल्टीप्लायर सेलेक्ट करें कि एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन जाए, न्यूमरेटर जो है वो आपका डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो। तो देखो यहाँ y प्लस जेड रखा है या z प्लस एक्स रखा है, तो यहाँ अगर मैं मल्टीप्लायर ले लूँ 1 माइनस 1 0, तो देखिए इसका क्या बेनिफिट होगा। each fraction this is equals to first multiplier 1 तो dx ही रहा, सेकेंड मल्टीप्लायर माइनस 1 सो माइनस का dy आ गया, थर्ड मल्टीप्लायर 0 तो 0 dz करेंगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट मल्टीप्लायर है 1 तो y प्लस जेड में 1 से मल्टीप्लाई किया तो y प्लस जेड, माइनस सेकेंड मल्टीप्लायर है माइनस 1 तो माइनस का z माइनस का x। अब यहाँ देखोगे कि यहाँ z से z कैंसिल हो गया तो ईच फ्रैक्शन आ गया dx माइनस dy अपॉन y माइनस x। y माइनस x है, ऊपर dx माइनस dy है, तो आप इसे ऐसे लिख लो dx माइनस dy अपॉन माइनस कॉमन लेकर x माइनस y। तो x का डेरिवेटिव, x माइनस y का डेरिवेटिव क्या होगा, dx माइनस dy, ये रखा न्यूमरेटर में ऊपर रखा है, काम हो जाता है। इसी तरह से एक फ्रैक्शन और बनाते हैं। अब हम क्या मल्टीप्लायर ले लें, अब हम मल्टीप्लायर फर्स्ट के लिए तो मैं 0 ले लेती हूँ, सेकंड के लिए 1, थर्ड के लिए माइनस 1। इससे क्या बेनिफिट हुआ, देखिए ईच फ्रैक्शन इक्वल्स टू, फर्स्ट में 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही रहा, सेकंड में 1 से तो dy और थर्ड में माइनस 1 से सो माइनस का dz अपॉन फर्स्ट में 0 से 0 हो गया, सेकंड में 1 से, सेकंड फ्रैक्शन में 1 से किया तो z प्लस एक्स आ गया, थर्ड फ्रैक्शन में माइनस 1 से किया तो माइनस का x माइनस का y आ गया, x x कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास बन गया dy माइनस dz अपॉन z माइनस y। ऊपर dy माइनस dz है, नीचे z माइनस y है, फिर से माइनस कॉमन ले लो तो dy माइनस का dz अपॉन माइनस कॉमन लेकर y माइनस z। ईच फ्रैक्शन इक्वल्स टू दिस। अब इस हर फ्रैक्शन को हम कैसे लिख रहे हैं, देखिए ईच फ्रैक्शन मीनिंग dx ओवर y प्लस z इक्वल्स टू dy अपॉन z प्लस x इक्वल्स टू dz ओवर x प्लस y इक्वल्स टू, नेक्स्ट हमने बना लिया dx माइनस dy अपॉन दिस, नेक्स्ट हमने बनाया है dy माइनस dz अपॉन माइनस का y माइनस z। फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकेंड फ्रैक्शन, थर्ड फ्रैक्शन, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये फ्रैक्शंस हमने फॉर्म किए। अब यहाँ देखिए अगर हम फोर्थ और फिफ्थ एक साथ ले लें तो हमारा काम हो जाता है, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स रखे हैं। तो हमने यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ की ग्रुपिंग कर ली, ये ग्रुपिंग की, तो फोर्थ आपके पास है dx माइनस dy अपॉन माइनस का x माइनस y, दिस इज इक्वल्स टू dy माइनस का dz अपॉन माइनस का y माइनस z, माइनस से माइनस भी कैंसिल। अब यहाँ पर आपके पास क्या बन गया,
अगर यहाँ पर आपसे कहें कि डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x माइनस वाई को, तो क्या करेंगे? x का डेरिवेटिव dx और y का डेरिवेटिव dy। देखिए ऊपर टर्म वही रखिए dx माइनस dy, तो आप इसे लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। उसी तरीके से dy माइनस dz को आप क्या पढ़ेंगे? डिफ्रेंशिएशन ऑफ y माइनस z अपॉन y माइनस z। अब हमें तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अब इंटीग्रेशन देखिए फर्स्ट टर्म का करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसलिए इंटीग्रेशन का बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर आप लेट कर ले x माइनस वाई इक्वल्स टू टी, तो क्या कर रहे हैं? सब्सटीट्यूशन लगा रहे हैं ना, तो डिफरेंशिएट कर रहे हो x माइनस वाई को इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ t। अब डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू क्या है? dt, तो ये क्या बन गया? dt अपॉन t, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t। तो यहां से आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या मिल गई? इंटीग्रेशन आ गया log t, और t जो भी सब्स्टिट्यूट लिया है वो लगा दो। तो आपने t क्या लिया है? t तो आपने x माइनस वाई लिया, तो दिस इज x माइनस वाई। दिस इज इक्वल्स टू सेम प्रोसीजर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में अगर आप y माइनस जेड को फिर से t लेट कर लें, तो फिर से इसका आंसर log में आ गया, log ऑफ y माइनस जेड, प्लस कॉन्स्टेंट भी हमने किस में ले लिया? log c1। तो आपके पास यहाँ सॉल्यूशन क्या बन गया? लॉग को हटा दीजिए, कंबाइन कर दीजिए सारा लॉग, तो लॉग ऑफ x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल्स टू लॉग ऑफ c1। तो फर्स्ट सॉल्यूशन की वैल्यू आपके पास आ गई x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल्स टू c1। ये आपके पास इसका आ गया फर्स्ट सॉल्यूशन। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमने कैसे निकाला? एग्जैक्ट का यूज करते हुए निकाला। अब एक सॉल्यूशन और चाहिए। ये तो क्लियर है कि सॉल्यूशन आपका डायरेक्टली ग्रुपिंग से नहीं आएगा, लेकिन हमें बनाने पड़ेंगे इसी तरह से एग्जैक्ट। तो हम किस तरह से काम करें? तो यहाँ पर हम जो नेक्स्ट मल्टीप्लायर लेने जा रहे हैं, एक मल्टीप्लायर और लेते हैं। अब यहाँ पर हमने जो मल्टीप्लायर लिया है, ये मल्टीप्लायर है 1 1 1। 1 1 1 का मतलब क्या है कि फर्स्ट के अंदर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं ईच फ्रैक्शन इक्वल्स टू dx प्लस dy प्लस dz। सब में 1 1 से मल्टीप्लाई है तीनों में, तो 1 से मल्टीप्लाई किया y प्लस z, सेकेंड में 1 से मल्टीप्लाई z प्लस x, थर्ड में 1 से मल्टीप्लाई x प्लस y। ये बेनिफिट हो गया, फिर से एग्जैक्ट बन गया है, dx प्लस dy प्लस dz अपॉन, यहां बन गया 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2 कॉमन ले लिया, मीनिंग x प्लस y प्लस z। अब एग्जैक्ट क्यों कह रहे हैं? x प्लस y प्लस z का डेरिवेटिव क्या पढ़ेंगे? फिर से यहाँ देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस y प्लस z क्या लिखेंगे? x का डेरिवेटिव dx, y का डेरिवेटिव dy और z का डेरिवेटिव dz। तो x प्लस y प्लस z का डेरिवेटिव ये रखा ऊपर, dx प्लस dy dz। तो ईच फ्रैक्शन इक्वल्स टू दिस। अब ईच फ्रैक्शन कहाँ है? फिर से सारे फ्रैक्शन हम वही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन था dx ओवर y प्लस z, सेकेंड फ्रैक्शन था dy ओवर z प्लस x, थर्ड फ्रैक्शन है dz ओवर x प्लस y, और फोर्थ फिफ्थ हमने ऑलरेडी बना लिया था dx माइनस dy, इसका हम यूज करेंगे अभी आगे, माइनस का x माइनस y, और एक फ्रैक्शन और बनाया था dy माइनस dz ओवर, माइनस साइन बाहर लिया था y माइनस z, और एक फ्रैक्शन अभी हमने और बना लिया, दिस इज dx प्लस dy प्लस dz अपॉन 2 इंटू x प्लस y प्लस z। अब ये फ्रैक्शंस बनाने का बेनिफिट यही है, क्योंकि हमने जितने फ्रैक्शन हमने बनाए हैं मल्टीप्लायर की हेल्प से, वो सारे बनाए हैं एग्जैक्ट डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रैक्शन का तो कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि ये मुझे तो डायरेक्ट आंसर कोई भी प्रोवाइड नहीं कराएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर्स कहाँ से मिलने स्टार्ट हुए? फोर्थ से, फिफ्थ से और सिक्स्थ फ्रैक्शन से। तो फोर्थ फिफ्थ के एक साथ तो ग्रुपिंग कर चुके हैं, एक आंसर तो हम ले चुके हैं, दूसरा आंसर लेना बाकी है। तो अब आपकी चॉइस फोर्थ की और सिक्स्थ की कर दो, या फिफ्थ की और सिक्स्थ की आप ग्रुपिंग कर दो। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर फोर्थ और सिक्स्थ की ग्रुपिंग करी। अब जब आप ग्रुपिंग कर रहे हैं तो आपने फ्रैक्शन ले लिया dx माइनस dy ओवर माइनस साइन x माइनस y, लास्ट वाला फ्रैक्शन ले लिया dx प्लस dy प्लस dz अपॉन 2 इंटू x प्लस y प्लस z।
और सबके इंटीग्रेशन हमने इसी तरह से बनाए हैं क्योंकि एग्जैक्ट का यूज किया है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की बारी आती है तो देखिए इंटीग्रेशन फिर से सिंपल है। अगर हम इसकी बात करें तो dx माइनस डी वाई, dx माइनस डी वाई को फिर से आप क्या पुट कर सकते हैं, इट्स अ डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस वाई। तो हम आपसे इंटीग्रेशन किसका कह रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई का, इसके डिफरेंशिएशन की बात हो रही है इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन के लिए आप x माइनस वाई को क्या लेट कर लेंगे, t। तो x माइनस वाई का डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ t। तो इसके प्लेस पर डायरेक्टली क्या पुट कर दिया, dt। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, dt अपॉन t, और log t इसका आंसर आ गया, दिस इज log t। इसी तरीके से जो हमने सेकंड लिया है ये आपके पास है dx, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो dx प्लस dy प्लस dz अपॉन 2 इंटू x प्लस वाई प्लस z का। अब dx प्लस dy प्लस dz एक्चुअली है क्या, ये आपके पास है डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई प्लस z डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई प्लस z, यही तो है आपके पास। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिर से इसे लेट कर लो। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो आप x प्लस वाई प्लस z को लेट कर लो, t डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई प्लस z, दिस इज इक्वल्स टू dt। तो इस पूरी टर्म की वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट कर ले, dt। तो ये फिर से क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2t। इसका मतलब इंटीग्रेशन कितना आ गया, हाफ log t। तो बस दोनों में इंटीग्रेशन किस में आ रहा है, log में। तो चलिए फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन log x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 log x प्लस वाई प्लस z प्लस एनी कांस्टेंट। अब एनी कांस्टेंट लेना है तो log C2 ले लीजिए, ये आपने कांस्टेंट ले लिया। अब 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर लो चाहे तो, दिस इज माइनस का 2 log x माइनस वाई इक्वल्स टू log x प्लस वाई प्लस z प्लस log C2, ये आपने कर लिया। तो यहां से आप 2 इंटू log C2 आएगा, फिर से आप इसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं और log आप यहां से हटा सकते हैं। तो जब आप इसका log हटा लेंगे तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरी कांस्टेंट टर्म है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप इसे लिख सकते हैं ट्वाइस log x माइनस वाई प्लस log x प्लस वाई प्लस z, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 2 log C2, ये लिख सकते हैं। तो यहां से अगर आप ये सारा log कंबाइंड कर दें तो यहां से बनता है आंसर x माइनस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट log में जाएगा तो यहां से भी हम इसे हटा देते हैं, दिस इज एनी कांस्टेंट कैपिटल A। तो यहां से आपके पास ये आंसर आ जाता है, दिस इज सेकंड सॉल्यूशन, ये मिल गया आपको सेकंड सॉल्यूशन। तो अब आपको आंसर लिखना है 5। फर्स्ट सॉल्यूशन हमने कौन से फ्रैक्शन की हेल्प से लिया, हमने लिया फोर्थ और फिफ्थ की हेल्प से। फर्स्ट सॉल्यूशन ये रखा आपके पास, फर्स्ट सॉल्यूशन x माइनस वाई ओवर वाई माइनस z, तो ये हाँ लिख लेते हैं x माइनस वाई ओवर वाई माइनस z। और सेकेंड सॉल्यूशन x माइनस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई प्लस z, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था और कराने का पर्पस यही है क्योंकि इस टाइप के फ्रैक्शंस भी कभी कभी एग्जाम्स में मिल जाते हैं और हमें बनाने पड़ते हैं एग्जैक्ट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंथी और टिपिकल लगा होगा, तो दोबारा से देखिएगा, एक बार और समझने की कोशिश करिएगा तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। बस कोशिश यही करनी है, जो भी बना रहे हैं, जो भी मल्टीप्लायर ले रहे हैं, वो एग्जैक्ट की फॉर्म में लें जिसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल हो। तो यहाँ पर कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं, क्वेश्चंस के लिए सॉल्यूशंस है और कुछ हिंट दे दी गई है, कुछ में मल्टीप्लायर बता दिए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।